इसको पूरा नोट कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, सो आपके स्ट्रेन जो हो जाएंगे, द स्ट्रेन विल बी एक्चुअली ऑफ थ्री टाइप्स। इट कुड बी ईदर लीनियर स्ट्रेन, इट कुड बी इधर शेयरिंग स्ट्रेन, और इट कुड बी इधर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शेयरिंग स्ट्रेन हम देखेंगे, अभी आप समझ नहीं पाएंगे इसको। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। यहां पे हम पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी रॉड को खींचा, उसमें एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स जो है एरिया के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो लेंथ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एल अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब समझ लो कोई गैस बबल है या कुछ भी है, इस पे आप चारों तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, सो यहां पे चेंज इन वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ है भाई साहब, v माइनस डेल्टा वी। लेट्स से डेल्टा वी से ये श्रिंक हुआ है, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो गया, लेट्स से आपका v वॉल्यूम पहले था, अभी नया वॉल्यूम कितना हो गया, v माइनस डेल्टा वी। मतलब डेल्टा वी से रिड्यूस हुआ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी बाई वी। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल बी डेल्टा वी बाई वी। आर वी क्लियर ऑन दिस? कैन वी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट से, क्विक क्विक। डन है? तो ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन। क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अलग अलग चीजों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब शेयरिंग स्ट्रेन पे, व्हेन द डिफॉर्मिंग। अभी देखो जैसे कोई यहां पे डब्बा रखा हुआ है, ये थ्री डायमेंशनल डब्बा है, और आपने इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, ऐसे फोर्स पूरी बॉडी पे नहीं लग रहा है, सिर्फ इस सरफेस पे टेंजेंशियली लग रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पे आपके फोर्स के लगने से ये ऐसे डिस्प्लेस हो गया। सो ये हो गया, लेट्स से आपके एंगल फाई से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ओके। अभी समझ लो भाई साहब, ये वाला है आपका साइड एल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया भाई साहब आपका एल। ठीक है, समझ में आ रहा है? साइड एल है इसका, लेट्स से। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या ले लेंगे भाई साहब, एक्स बाई एल। तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है, तो हम यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई, दैट इज एक्स बाई एल। ठीक है, सो व्हेन द डिफॉर्मिंग प्रोड्यूसेस अ चेंज ओनली इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स पहली बात तो कैसा है, टेंजेंशियल है। द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टेंजेंशियल।
when the deforming force produces a change only in the shape of the body. तो shape of the body में change आया है without changing its volume. The strain produced in the body is known as shearing strain. ठीक है? Consider a block fixed on a surface. When the force is applied tangentially on the upper surface of the block, the deformation in the block is as shown. ठीक है? तो आपका भाई साहब deformation कितना हो जाएगा? Phi will be equal to x by L. ये हो जाएगा आपका deformation. Phi will be equal to x by L. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this? ठीक है? So when the applied force is parallel to the cross section, shape changes. तो यहाँ पे देखो ये सॉरी ये L है, ये वाला L है, सॉरी ये वाला परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, इसकी बात एक्चुअली में ये L ही है ना, देखो ये वाला साइड L ही है, ये भी L ही रहेगा, ये भी L ही रहेगा ना, ठीक है, तो x by L दैट इज tan phi की वैल्यू होगी यहाँ पे, सो tan phi की वैल्यू होगी x by L, ठीक है, ओके, सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन द शेप चेंजेस, tan phi की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी x by L, where phi is very small, phi is equal to x by L, that is displacement of the upper face related to the lower face or distance between the two faces. ठीक है, can we please make a note of this फटाफट से. तो फाइव की वैल्यू मतलब फाइव हो गया आपका क्या, फाइव इज बेसिकली x by L, अरे भाई साहब कहां गए, ठीक है, फाइव इज इक्वल टू x by L, क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो फटाफट से भाई साहब एक बार समरी हो जाए, तो आपका लीनियर स्ट्रेन एक हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, और तीसरा होगा आपका शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. समझ लीजिए भाई साहब यहां पे कोई रॉड है, इसको भाई साहब आपने फोर्स लगाया तो इसके रॉड के एक्सटेंशन में डेल्टा एल प्रोड्यूस हुआ, लेट्स से इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था एल, तो आपका भाई साहब लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल. मुझे बताओ उसकी यूनिट क्या होगी, अरे महाबोध इसका यूनिट क्या होगा, एक तो दूंगा ना, मीटर क्यों होगा, अरे भाई चेंज इन लेंथ किस में आएगा, मीटर में, और ये वाला कितने में होगा, मीटर में, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेन जो है वो क्या है आपका यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस भी है, इसका भाई साहब यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा, स्ट्रेन विल नीदर हैव यूनिट नीदर डायमेंशन, ठीक है. चलिए अभी आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, तो लेट्स से आपने भाई साहब किसी गैस बबल पे या कोई बॉल पे जो गैस से बना हुआ है उस पे प्रेशर अप्लाई किया, जिससे क्या हो गया, इसका पहले का वॉल्यूम था V, लेकिन इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा बोलो, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाई V. क्या ये समझ में आ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर समझ लो आपने वैसा फोर्स लगाया और ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो आपका ये वाला कितना हो गया वैसा एल, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, शेयरिंग स्ट्रेन ये हो जाएगा आपका फाइव बाई एल. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा आपका एक्स बाई एल, तो ये शेयरिंग स्ट्रेन कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्चुअली tan फाइव होगा, ये tan फाइव जो नॉर्मली फॉर स्मॉल एंगल्स इज इक्वल टू 5 एंड हियर इट विल बी x बाई एल, तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन और ये हो गया l, सो ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन. सारे के सारे तीनों भी स्ट्रेन आपके क्या है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है, ठीक है, दे आर यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस. कैन यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फटाफट से, क्विक जल्दी से.
डन? तो नोट नहीं कर रहा है ना ये? ओके, तो ये हो गया लीनियर स्ट्रेन, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है? ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेन देखो ऐसा होता है, समझ लो ये डब्बा 3 डायमेंशनल, अगर हम देखेंगे आपने सिर्फ ऊपर ही ऊपर फोर्स लगाया है। देखो शेयरिंग स्ट्रेन में जो फोर्स लग रहा है वो एरिया पे नॉर्मल नहीं है, वो टेंजेंशियल है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? ये एरिया पे नॉर्मल होता तो बीच में से होता था, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी हिस्सा को छूते हुए निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है? सो इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। आप किसी बॉडी पे वैसा फोर्स लगा रहे हैं, उस पर स्ट्रेस लग रहा है, जिसके वजह से उसके लेंथ में या वॉल्यूम में या आपके शेयरिंग स्ट्रेस में कुछ चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका एक लिमिट है, उसके बाद वो टूट जाएगा, ठीक है? मतलब क्या है इलास्टिक लिमिट, मतलब होता क्या है, एक ऐसा लिमिट जब तक बॉडी स्ट्रेच होने के बाद फिर से अपना पोजीशन और शेप जो साइज है वो रीगेन कर ले, ठीक है? इट इज एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ठीक है? सो ऐसा आप कब तक करेंगे, तो आप एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी परमानेंटली आपका डिफॉर्म हो जाएगा, फिर वो बॉडी अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, इफ अ बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, देन इट विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी, रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड द एंगल ऑफ शेयर। तो समझ लीजिए भाई साहब, आपका ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है एंड द एंगल ऑफ शेयर, ठीक है? व्हेन अ सिलेंडर, ये आपका समझ लो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक गोल सा सिलेंडर है, ठीक है? व्हेन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L and R is fixed at one end and a tangential force is applied at the other end when the cylinder gets twisted. अभी यहां पे इसके पहले आप फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे थे, इसको ऐसे खींच रहे थे, ये समझ लो सिलेंडर है और इसको आप ऐसे खींच रहे हैं, तो इसमें किस तरीके का स्ट्रेन देखने को मिलेगा? लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल वाला है, ठीक है? लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, इसको आप घुमा रहे हैं, यू आर बेसिकली मूविंग इट लाइक दिस, ठीक है? तो यहां पे किस तरीके का स्ट्रेन एक्सपीरियंस होगा? व्हेन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R is fixed at one end and the tangential force is applied to the other end. तो ये tangential force है भाई साहब, ऐसे जा रहा है ये फोर्स, ठीक है? is applied to the then cylinder gets twisted. तो यहां पे सिलेंडर आपका ट्विस्ट हो जाएगा, समझ लो एक एंगल थीटा से ट्विस्ट हुआ है, ठीक है? तो इसको अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? पहली बात तो इसका रेडियस कितना हो गया? R। तो ये जो सेगमेंट है, आपने भाई साहब सर्कल्स में पढ़ा है कि लेट्स से ये R है और आपने यहां से यहां तक ट्विस्ट किया इसको, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? R थीटा हो जाएगा, ठीक है? यहां पे भी वही हो रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका R थीटा। R थीटा इज इक्वल टू L इंटू फाइव, ये आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। L मतलब हो गया इसका लेंथ, दिस इज बेसिकली द लेंथ, ठीक है? R थीटा इज इक्वल टू L फाइव, या फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? R थीटा बाई L। थीटा हो गया आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ शेयर, ये वाला जो शेयर वाला एंगल है, ठीक है? दिस इज एंगल ऑफ शेयर। सो R इंटू थीटा विल बी इक्वल टू L इंटू फाइव। ये थीटा है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये थीटा है आपका एंगल ऑफ शेयर, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R थीटा बाई L। तो यहां पे थीटा है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये है आपका एंगल ऑफ शेयर। कैन यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस? फटाफट से, क्विक क्विक, जल्दी से। So radius into angle of twist will be equal to length of the cylinder into angle of shear. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। चलिए यहां पे एक सवाल दिया हुआ है, a wire of length 1 meter and radius 2 millimeter is clamped from its upper end. The lower end is twisted through an angle of 45 degree. The angle of shear is.
तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक वायर है, ये लेंथ इसका भाई साहब कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 1 मीटर, द लेंथ इज 1 मीटर एंड द रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना है भाई साहब आपका, ये रेडियस को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to -3 मीटर, ठीक है। फ्रॉम इट्स अपर एंड द लोअर एंड इज ट्विस्टेड टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमने भाई साहब कितना ट्विस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। देन द एंगल ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो अपना भाई साहब क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट इनटू रेडियस इज इक्वल टू एंगल ऑफ शेयर इनटू लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब यहां पे कितना हो गया, थीटा इनटू रेडियस, दैट विल बी एंगल ऑफ शेयर फाई इनटू लेंथ, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहां पे आपका फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर बाई एल। ये जो थीटा है इसको आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा, डिग्रीज में नहीं ले सकते आपको, ठीक है। नहीं, यहाँ पे डिग्रीज में आ जाएगा आंसर यार, तो डिग्रीज में होगा। चलिए, ये हो गया आपका 45 डिग्रीज इंटू रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 2 into 10 raised to -3 अपॉन एल, एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 45 into 2 दैट इज 90 डिग्रीज इंटू 10 raised to -3, हाँ ठीक है भाई साहब, 90 डिग्रीज इंटू 10 raised to -3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 90123, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.09 डिग्रीज, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू 0.09 डिग्रीज। मेकिंग सेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है साहब, ये एंगल ऑफ शेयर 0.09 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, सो अभी हम आते हैं भाई साहब हुक्स लॉ पे, ठीक है। तो हमने दो चीजें समझ ली है, एक है आपका, तीन चीजें समझिए, एक है आपका इलास्टिक बॉडी और एक है आपका प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, जिसमें होती है इलास्टिसिटी, मतलब अगर हम कोई डीफॉर्मिंग फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं, जैसे ही उस डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स इसके शेप और साइज को फिर से रेस्टोर कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्सेस दे आर नॉट एबल टू रेस्टोर देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। फिर आता है भाई साहब आपका क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स जो है आपके एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो तीन टाइप का स्ट्रेस हमने देखा, लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। ये तीन टाइप के स्ट्रेस देखे और तीन टाइप के स्ट्रेन भी कॉरेस्पॉन्डिंग देख लिए। अभी हमने देखा भाई साहब हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो जब कोई बॉडी एज एन इलास्टिक बॉडी बिहेव कर रही है तो उसकी इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंट, मतलब परमानेंटली वो ऐसा इलोंगेट हो जाएगा, वो अपना शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द स्ट्रेस डेवलप विद इन द इलास्टिक लिमिट इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपका स्ट्रेस इज directly proportional to strain, ठीक है। within the elastic limit the stress of a body is directly proportional to the strain। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस देंगे किसी बॉडी पे जो इलास्टिक है, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम या आपका शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। So according to Hooke's law, the stress developed within the elastic limit। ये इलास्टिक लिमिट के, तो हर बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब इसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद फिर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, फिर वो टूटने लगेगा, फिर आपका कुछ ग्राफ ऐसे हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट टू ब्रेक, इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो टिल द इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट है किसी बॉडी की, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ओके, सो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अभी आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस किसके लिए है भाई साहब? लीनियर स्ट्रेस के लिए, लीनियर स्ट्रेस के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो आपका यंग्स मॉडुलस, दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होती है भाई साहब आपके किसके लिए? सो दिस इज बेसिकली, तुम इसको पढ़ेंगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या यहां पे पहले हम इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, हुक्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस डेवलप विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इस ग्राफ को भी प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट से, क्विक क्विक। डन है, ओके। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो तीन टाइप्स की होती हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ थ्री टाइप्स, एक हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, दूसरा हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड तीसरा हो गया आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस है लीनियर से रिलेटेड, तो अगर आप देखोगे यंग्स मॉडुलस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा आपका क्या बोलिए डेल्टा एल अपॉन एल। ये वाला हो जाएगा आपका लीनियर आपका शेयरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, अभी अब ये जो आपने फाई निकाला, फाई की वैल्यू क्या है एक्स बाई एल, तो ये एक्स अपॉन एल। बल्क मॉडुलस जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो फोर्स अपॉन एरिया ये हो गया आपका डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे किसी बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, किसी बॉडी का आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेल्टा एल है और ये लेट से एल है, ठीक है। यहां पे भाई साहब क्या हो रहा है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहां पे किसी बॉडी का भाई साहब क्या हो रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो किसी बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा है बाय एन एंगल, तो ये समझ लीजिए ये एंगल से जा रहा है इधर, ये एक्स हो गया और ये वाला हो गया आपका एल। यहां पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज रिड्यूसिंग इन इट्स वॉल्यूम, तो ये बॉडी का रिडक्शन हो रहा है भाई साहब वॉल्यूम में, ठीक है। डेल्टा वी से भाई साहब ये रिड्यूस हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये तीन टाइप के आपके मॉडुलसेस हो गए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। डन है, ठीक है। हुक्स लॉ समझ में आ गया भाई साहब, स्ट्रेस और स्ट्रेन में विद इन इलास्टिक लिमिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी, ठीक है। और ये तीन टाइप के आपके यंग्स मॉडुलस हो गए। तो हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी, जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। या अपन स्ट्रेस को क्या बोल सकते हैं, ई इंटू स्ट्रेन, where E is basically the coefficient of elasticity और modulus of elasticity। अभी इसके तीन आयाम हैं, ठीक है। E आपका हो जाएगा भाई साहब स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू E। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू E, ओके। अभी ये जो E है दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है।
ये आपका इलास्टिसिटी है। इसका वैसा फॉर्मूला क्या है? दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या ये समझ में आ रहा है वैसा? ठीक है, ये किसके चीजों पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इंप्योरिटीज पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सो द इलास्टिसिटी फैक्टर विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज से वो बना हुआ है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं या नहीं, या उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आपका इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से इंडिपेंडेंट है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन है? ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके तीन टाइप के हो गए। एक हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक हो गया आपका मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल मॉडुलस, और एक आपका शेयर मॉडुलस। ठीक है, अभी यहां पे मोर इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतना ही ज्यादा आपका इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल होगा, उतना ही ज्यादा आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो, और चाहे आपका लीनियर स्ट्रेस हो। समझ में आ रही है? जैसे अगर आप देखोगे ये जो ब्रिजेस वगैरह बने हैं, जिनके ऊपर से इतनी भारी भारी लॉरीज जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, ये किससे बनी हुई हैं? ये बनी हुई है आपके लोहे से, बीम्स। ठीक है, सीमेंट तो खैर जोड़ लगाता है, लेकिन जो मेन मजबूती है वो आपके ये सब में, इसके अंदर भी बीम्स हैं। ठीक है, आपकी बिल्डिंग में भी आप देखोगे लोहे का पूरा जाली लगता है उसमें, है ना। सो ये सारा सीमेंट को होल्ड करके रखता है, लेकिन मेन मजबूती उसी पे है। तो क्या आपका जो जितनी बार गाड़ियां जा रही हैं तो क्या हो रहा है? ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है वैसा। ठीक है, तो लोहे की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी अच्छी है बोल के लोहे को हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो गिव अप कर देगा। इतनी ज्यादा जब जैसे देखोगे तुम वाशी में अगर आप एंटर करोगे तो एक नहीं 3 ब्रिज दिखेंगे आपको। 2 ब्रिज हमने बैन कर दिए हैं, अभी नहीं आता है उसमें से, कोई हल्की फुल्की गाड़ी चली गई तो चली गई, वरना उसमें से कम्यूट नहीं होता है। वाई? बिकॉज अभी उसका खत्म हो गया है लाइफ खत्म हो गया, मतलब जो बीम्स उसमें यूज हुई हैं बनने के लिए वो स्ट्रेच होते होते अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हैं। अगर इसके बाद आप किसी भारी गाड़ी को वहां से पास कराने की कोशिश करोगे, सो इट माइट रिजल्ट इन अ मेजर एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है? और अक्सर आपको दिखेगा कि जहां पे पहली बार एक ब्रिज बन चुका है उसके बाजू में ही एक और ब्रिज बनता है, उसके बाजू में ही एक और ब्रिज बनता है। ऐसा आपको दिखेगा, क्यों? क्योंकि जहां पे पहली बार ब्रिज बना था हमको मालूम है कितना डीप हम गए थे, इधर से माल मसाला लाने में हमको तकलीफ नहीं होगी। कहीं दूर दराज में बुलाएंगे तो उधर आपको रास्ता बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, सो ज्यादा करके आपको दिखेगा कि ब्रिजेस जो है हम एक एक के बाद एक बैन करते जाते हैं, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंच चुका है अपने। जो माल मसाला हमने यूज किया था, सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रॉपरली जो आपके लोहे के बीम्स हैं जिनका यूज हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, वो लिमिट तक पहुंच चुका है। इट हैज रीच्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। नाउ इफ यू अप्लाई फर्दर स्ट्रेस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो मोर इज द वैल्यू ऑफ मॉडल। तो जितना ज्यादा किसी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेच भी हो सकता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेच भी हो सकता है। इट मींस मोर इलास्टिक मटेरियल विल हैव मोर टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप अंडर इलास्टिक लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट नॉट परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन है? हाँ, क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, रबर नहीं। इलास्टिक मटेरियल सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? लोहा नहीं, लोहा है अच्छा। स्पाइडर वेब, इट इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, और काफी पावरफुल भी है। ठीक है, काफी पावरफुल भी है। उसमें से आप सोचिए ना, स्पाइडर इतना टुन्नू सा है और वो जिस जानवर को पकड़ता है उससे ज्यादा साइज का है, तो उसके सलाइवा से जो निकला है जिससे जाल बना है उसका इतना ज्यादा इलास्टिसिटी है कि वो अपने से भारी भरकम जानवर को भी बचा वो पकड़ ले रहा है। ठीक है, तो स्पाइडर वेब का सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है नेचुरल फाइबर्स में अगर हम देखें तो। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पे हम बात करेंगे भाई साहब यंग्स मॉडुलस की।
यंग्स मॉडुलस मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एबनॉर्मल स्ट्रेस भी कुछ होता है क्या, नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब होता है जो एरिया पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट is known as Young's modulus. इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब Young's modulus. It is after the name of the scientist Thomas Young. So let us take a rod of cross sectional area A. You have taken a rod which has got a cross sectional area A and इसका length है L, hanging from a fixed support. A mass M is attached to the end of the rod. तो आपने भाई साहब एक मास M उठाया और यहां पे इसको अटैच कर दिया. इस मास M की वजह से यहां पे एक एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस हो गया. पहले रॉड का लेंथ था L, जैसे आपने मास M को अटैच किया द लेंथ इंक्रीज टू L प्लस डेल्टा L. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपका स्ट्रेस कितना हो जाएगा, बोलो. स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स है आपका mg, ठीक है. सो दिस विल बी mg अपॉन इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हो गया आपका स्ट्रेस, ठीक है. और स्ट्रेन क्या होगा बच्चा वाली, जल्दी से बोलना है. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ. हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. एंड व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ, एल. ये हो गया आपका स्ट्रेन. तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इज इट मेकिंग सेंस बच्चा वाली, ठीक है. स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा बोलो, स्ट्रेस मतलब हो जाएगा आपका एम जी अपॉन ए और स्ट्रेन मतलब हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एम जी अपॉन ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, है ना बस. अभी ऊपर गया तो ये हो गया आपका एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पारी, यंग्स मॉडुलस एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल. क्लियर है. इसका यूनिट फटाफट से बताइए क्या होगा, आप बताइए जल्दी जल्दी जल्दी. इसका यूनिट क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा चाची, जल्दी जल्दी. ओ अरे भाई साहब, यूनिट क्या होगा. देखो यहां पे यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना. मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो स्ट्रेन है वो क्या है, डेल्टा एल बाई एल है. तो ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया. ये भी अगर मीटर में होगा तो ये भी मीटर में होगा, तो दोनों कैंसिल हो गया. सो दिस इज योर यूनिटलेस क्वांटिटी. तो यूनिट अगर होगा इस चीज का, वो सिर्फ इसके वजह से होगा ना. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है. दिस विल बी द यूनिट. अगर आपको डायमेंशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बोलो. इसका तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि दोनों भी लेंथ के डायमेंशन है. फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू. एरिया का डायमेंशन एल का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल. तो एम एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू. ये हो जाएगा भाई साहब आपके यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन. और यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और फॉर्मूला हो जाएगा ये. फॉर्मूला को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को अगर समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करने की कोई जरूरत है. एक सेकंड में आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के हिसाब से. क्लियर है, आर वी क्लियर दिस वन, ठीक है. ओके, सो दिस विल बी यंग्स मॉडुलस. चलिए यहां पे आपका एक सवाल है, टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. तो जैसे ही आप सेम मटेरियल की बात करते हो इसका मतलब वाई जो है वो सेम हो जाएगा. यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे ही आपने यहां पे सेम मटेरियल बोल दिया तो y becomes same. The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A, ठीक है. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount, ठीक है. तो अपन आते हैं भाई साहब फर्स्ट वायर, ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट वायर, ठीक है. ये हो गया आपका भाई साहब सेकंड वायर. क्या क्या चीजें दी हुई है भाई साहब. फर्स्ट वायर का यंग्स मॉडुलस अगर y है तो सेकंड वायर का भी यंग्स मॉडुलस क्या होगा y, क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं. फर्स्ट वायर का लेट्स से हमने मान लिया कि इसका ओरिजिनल लेंथ है l, ठीक है. द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 3a, ठीक है. द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा l. चलिए अगर हमने यहाँ पे भाई साहब ये लेंथ माना है और इसका भी भाई साहब लेंथ माना है तो इसको अपन ने कितने से इंक्रीज किया है, डेल्टा एल से. यहां पे भी मुझे डेल्टा एल ही चाहिए, ठीक है. अगर डेल्टा एल ही चाहिए, ठीक है, यहां पे फोर्स आपने कितना अप्लाई किया, एफ. तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है आपसे.
ठीक है, क्लियर? ओके, तो फटाफट से भाई साहब यहां पे यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और बोलो 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 भाई साहब, डेल्टा एल बाई एल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। ओके, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस सेम, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स, लेट्स से ये फोर्स हमको नहीं मालूम तो हमने एफ डैश लिख दिया, फोर्स अपॉन 3a, इसका एरिया, ये हो गया इसका स्ट्रेस, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। समझ में आ रही है? ठीक है, टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज और यहां पे इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है। पढ़ाई लिखाई करेंगे ये। अच्छा, ओके, तो यहां पे आपका, तो देखो, ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है भाई साहब यहां पे? अच्छा, यहां पे क्या बोला जा रहा है? देखो, ये यंग्स मॉडुलस है। चलिए, हमारा यहां पे है भाई साहब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी हमने माना कि भाई साहब इसका, हमने माना नहीं, जो दिया हुआ है इसका ए है, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 3 दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, ठीक है, टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है भाई साहब? लेट्स से हमने इसका लेंथ मान लिया एल, और इसका लेंथ मान लिया हमने एल डैश। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम क्या होगा वायर का? अरे भाई साहब, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है रे? पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब क्या हो जाएगा? ये ए इंटू लेंथ एल है कि नहीं? तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इट्स लेंथ। इसका वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा? 3a इंटू एल डैश। ये दोनों भाई साहब आपके क्या है? बराबर है, ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो a इंटू एल इज इक्वल टू 3a इंटू एल डैश। समझ में आ रहा है? ये a और ये a आपका कैंसिल हो गया, तो एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल बाई 3। मेकिंग सेंस? तो मतलब आपका इसका लेंथ इसके लेंथ का 1/3 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आपका यंग्स मॉडुलस क्या बोलता है भाई साहब? स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया लेट्स से डेल्टा एल अपॉन एल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पे भी आपको वही चाहिए, लेट्स से यहां पे भी यंग्स मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आपको भाई साहब फोर्स नहीं मालूम, तो लेट्स से आपने मान लिया कि एफ डैश फोर्स लग रहा है। यहां पे पूछा है ना कि इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, डेल्टा एल से आपने इसको इंक्रीज किया है, और अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो आपने फोर्स एफ अप्लाई किया है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। मतलब यहां पे भी आपका डेल्टा एल का ही स्ट्रेचिंग होना चाहिए, ये बोल दिया है आपको। ठीक है, ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन, सॉरी 3a होगा यहां पे, ठीक है, फोर्स अपॉन 3a। और बोलो भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल तो होना ही है, और इसका एल डैश है ना, इसका एल डैश है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? एफ डैश अपॉन 3a, और इधर हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल डैश की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? एल बाई 3। ठीक है, इस 3 को हमने ऊपर ले लिया, तो ये हो गया आपका एफ डैश। ठीक है, एक्चुअली में इसको भी भाई साहब, ये हो जाएगा आपका एफ, ये एल ऊपर गया, ये ए नीचे आया, डेल्टा एल, और ये एल इधर हो जाएगा आपका एफ डैश, और ये है आपका डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल, ये 3 ऊपर गया, तो ये 3a नीचे है, ये 3a नीचे है, और यहां पे ये एल ऊपर गया भाई साहब, एल बाई 3 है ना, ये है एफ डैश बाई 3a इंटू एल बाई 3 बाई डेल्टा एल। ठीक है, तो आपका यहां पे हो जाएगा एफ डैश इंटू एल, ये हो जाएगा 3a इंटू 3l, तो एफ डैश एल 3a इंटू 3l, सो ये हो गया आपका एफ डैश एल। ठीक है, 9al, 9al। ठीक है, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका? एफ डैश एल, एफ एल, दिस विल बी एफ एल,
ए और ये हो गया डेल्टा एल। एफ डैश बाई 3a डेल्टा एल बाई एल बाई 3, तो हो गया आपका एफ डैश एल डेल्टा एल, ये हो गया 3a to 3l। क्या कर रहे हैं भाई साहब, दिमाग का ही नहीं चल रहा है। दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश और ये हो गया आपका 3a, हाँ ठीक है, इंटू एल बाई 3 और एल डैश, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे एल, ये 3 नीचे आ गया, सो दिस विल बी एफ डैश एल और ये हो गया आपका 3 इंटू 3 9, 9a इंटू एल, ठीक है। एफ डैश एल 9a इंटू डेल्टा एल होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा एल 9a इंटू ये हो गया आपका डेल्टा एल। यहां पे कितना हो जाएगा देखो, एफ एल और इधर हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी एफ इंटू एल और इधर हो गया आपका डेल्टा एल इंटू ए, ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और इधर y की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों भी y हैं, ठीक है, एफ डैश एल ऑन 9a डेल्टा एल, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, l और l कैंसिल हो गया, ये a और a कैंसिल हो गया, ये डेल्टा l और ये डेल्टा l कैंसिल हो गया, तो f इज इक्वल टू f डैश बाई 9, सो f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ f, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी l बाई 3, सो दिस विल बी f डैश विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ f, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। The Young's modulus of steel is twice that of brass. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, Young's modulus of steel is twice that of Young's modulus of brass, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। Two wires of the same length and same area of cross section, one of steel and the other of brass, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब स्टील है और लेट्स से यहां पे है आपका ब्रास, ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका होगा y ऑफ स्टील और इसका हो गया भाई साहब y ऑफ ब्रास, ठीक है, ओके। हमको यहां पे मालूम है कि भाई साहब y ऑफ स्टील इज ट्वाइस y ऑफ ब्रास, ठीक है। Are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then in what ratios must the weights be added to the wires? ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भाई साहब, यहां पे हमने एक, ठीक है, यहां पे हमने बेसिकली अलग अलग लेंथ ले लिया है, ठीक है। टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन ऑफ स्टील एंड द अदर ऑफ ब्रास, तो ये आपका स्टील हो गया और ये हो गया आपका ब्रास, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, दोनों भी सेम रूफ से सस्पेंडेड है, ठीक है, ये सेम रूफ से दोनों को सस्पेंड किया है, ये इसका लेंथ भी L है, इसका भी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। इफ यू वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, अभी आपने भाई साहब यहाँ पे मास कर दिया है, यहाँ पे भी मास रखा है, तो लेट्स से ये M1 है और ये M2 मास है, ठीक है, ये दोनों मास आपने सब्सिड किया है, आर सस्पेंडेड इफ यू वांट द लोअर एंड्स, हमको चाहिए क्या कि इन दोनों में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो, उस एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने के बाद दोनों भी सेम लेवल पे रहे, दोनों भी सेम लेवल पे रहे। इसका मतलब क्या चाहिए भाई साहब, दोनों का डेल्टा एल सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का जो एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, देखो इसमें हम मास अटैच करेंगे तो डेल्टा एल का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, इसमें हम मास अटैच करेंगे तो डेल्टा एल डैश का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, लेट्स से ये दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि अभी तक तो लेंथ की कहानी सेम है, तो उसके आगे भी मास को सस्पेंड करने के बाद लेंथ अगर सेम है तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एल है दोनों का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इस पे आते हैं, देखो अगर हम तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा M1G, यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा
m2g। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स दैट इज m1g अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब m1g, कैपिटल एल ऊपर आया, यहां पे हो गया डेल्टा एल ए, ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अभी हम इसमें आते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास दैट विल बी इक्वल टू m2gl, m2gl, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, वही सेम चीज डेल्टा एल ए, है ना। डेल्टा एल का इसमें भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब यहां पे कैसा है देखो, डेल्टा एल और डेल्टा एल डैश बराबर होने चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा एल। ओके, तो अभी यहां पे आप इस चीज पे अगर आते हो, इसका स्टील का कितना है वैसा, ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, दिस विल बी इक्वल टू m1gl अपॉन डेल्टा एल बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है? इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। अभी यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस इंटू m2gl अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू m1gl अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। ये ए और ये ए कैंसिल, डेल्टा एल कैंसिल, जी और जी कैंसिल, एल और एल कैंसिल, तो m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2। ठीक है, 2:1, m1 अपॉन m2 इज विल बी इक्वल टू 2:1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2:1, है ना। सो यहां पे अगर हमने इसको एक्सटेंड किया, सो दिस विल बी 2:1। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा भाई साहब क्या होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यूनिट इसका कितना है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l⁻⁻1 t⁻²। तो आपका ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, सो दैट विल बी फोर्स एल डेल्टा एल ए यंग्स मॉडुलस। तो आपका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, अगर आपका स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है, फिर के होता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका फॉर स्प्रिंग हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो फोर्स की वैल्यू तो ये आ गई, देखो यंग्स मॉडुलस ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। अगर भाई साहब आपका फॉर स्प्रिंग है तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर वायर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर दोनों को इक्वेट, अगर समझ लो कोई स्प्रिंग है तो इसमें लिख सकते हैं हम F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसकी जगह पे हमने लिखा के एक्स इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये x बेसिकली डेल्टा एल ही होता है। ठीक है, इतना स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुआ है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, y इंटू ए बाई एल। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, y a इंटू एल, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन एल, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन एल।